नमस्कार, मैं हूं अजय और 7 बज चुके हैं, यानी कि वक्त है यूपी के दमदार खबरों को जानने का। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। देवबंद के झबीरण गांव में जबरदस्त हंगामा दिखा है। या अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची प्रशासन की टीम के साथ बदसलूकी की खबर। ये देखिए तस्वीर। कुछ महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस यहां तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची थी, जिसका गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारी विरोध के बीच टीम ने अपना काम किया और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। मगर उससे पहले जो तस्वीर आई, देखिए, धक्का मुक्की पुलिस के साथ। अवैध निर्माण के खिलाफ पूरे सूबे में अभियान जारी है। गांव-गांव, कस्बों में तालाबों, ऐसे प्राकृतिक स्रोतों पर कब्जा हो गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सारा इकोसिस्टम, पानी का जो एक स्रोतों का सिस्टम बना हुआ था, वाटर रिचार्ज का जो सिस्टम बना हुआ था, वो सारा खत्म हो गया। तो क्या अब तालाबों को भी मुक्त करा जाएगा, आजाद कराया जाएगा? फिर से तालाब वापस बनाए जाएंगे ताकि जो ग्राउंड लेवल, धरती के नीचे का पानी सूखता जा रहा है, वो रिचार्ज हो सके। ये ऐसे ही एक तालाब देवबंद में, तालाब पर अतिक्रमण और अतिक्रमण को हटाने गई टीम के साथ महिलाएं टूट पड़ी टीम पर। हालांकि पुलिस ने और प्रशासनिक टीम ने आखिरकार अपना काम किया, अवैध निर्माण को खत्म किया, ढहाया। और यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने विधान परिषद के 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया गया है। उनके साथ दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण आचार्य को प्रत्याशी बनाया गया। AK शर्मा के नाम के ऐलान के साथ ही उनकी सक्रिय सियासत में एंट्री हो गई। शर्मा PM मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं। तो मौजूदा जो तस्वीर है विधानसभा की, वो क्या है आपके सामने हम ये भी बता रहे हैं। MLC के चुनाव में किसके पास कितने वोट हैं, कितने विधायक हैं। एक सीट पर MLC में चुनाव के लिए 32 MLA चाहिए। बीजेपी के पास 319 हैं। SP के पास 48, BSP में बगावत के बाद घटकर 10 तादाद रह गई है और कांग्रेस के बागी समेत MLA 7 हैं। उधर बीजेपी का MLC प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व IAS AK शर्मा ने डिप्टी CM केशव मौर्य से मुलाकात की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का फायदा यूपी को मिलेगा। मैं श्री अरविंद शर्मा जी को बधाई देता हूं। विधान परिषद के लिए उनका आगमन होना और उनका बहुत लंबा गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में देश के हैं और मुख्यमंत्री के नाते जो गुजरात में 13 वर्षों तक काम किए, उनके साथ काम करने का अनुभव है और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो भी उनके माध्यम से हो पाएगा, उसको मैं समझता हूं कि बहुत उपलब्धिपूर्ण रहेगा, बहुत ऐतिहासिक रहेगा। और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन आज किया। राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन ने ये नामांकन भरा। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी मैदान में उतारने से जंग अब दिलचस्प हो गई है। तो 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की 10 सीटों पर जीत तय लगती है। 12 कुल सीटें हैं। 2 पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि इतनी तादाद में विधायक नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, बल्कि कहें तो दूसरे प्रत्याशी के लिए कुछ ही सीटें बचती हैं, आधी भी नहीं। दोनों प्रत्याशी आदरणीय अहमद हसन जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी ने नॉमिनेशन किया है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। आने वाले चुनाव में दोनों
प्रत्याशी जीत करके सदन में जाएंगे। 2022 का चुनाव बहुत अलग होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर गरीब किसान, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, युवा, नौजवान और महिलाएं, माताएं सब इंतज़ार कर रही हैं कि कैसे मौका मिले और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएं। इनके कार्यकाल में किसानों से लेकर के हर वर्ग के लोग दुखी हैं। और याद रखिए, मैंने कई मौक़ों पर कहा, जो सरकार जनता को दुखी करती है, समय आने पर जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है। किसान के लिए काले कानून लाना, ऐसे कानून जिससे कि कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो आम किसान है उसको लाभ नहीं मिलेगा। उधर मायावती ने अपने जन्मदिन पर आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बहुत बड़ा ऐलान आज मायावती का। सन 2007 में बीएसपी की अकेले अपने बलबूते पर ही खुद की सरकार बन गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें राजनीति में कुर्सी व सत्ता के लालच में आकर अपनी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से कभी भी अलग नहीं होना है, बल्कि इनको प्राथमिकता देते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ना ही कभी निराश होकर इधर उधर भटकना है, बल्कि पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा आम चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। और अब आपको सीएम योगी के आज के कार्यक्रम की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आज गोरखपुर में रहे। सीएम ने यहाँ गोरखपुर चिकित्सालय में मशीनों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने अस्पताल की तारीफ भी की। इसके बाद सीएम ने वर्चुअली एक कार्यक्रम से जुड़कर शिव की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। गोरखपुर से लखनऊ पहुंच सीएम योगी को पांचजन्य ने सोने का शंख सौंपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर गोरखनाथ चिकित्सालय में मशीनों का लोकार्पण किया। साथ ही अस्पताल में हो रहे काम की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ अस्पताल में अति आधुनिक कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड और F30 एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। रोटरी क्लब में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ अस्पताल के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि इलाज में सेवा भाव होना जरूरी होता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य किए जाने चाहिए वह विशुद्ध व्यवसायिक न होकर के उसके पीछे मानवीय कल्याण का भाव भी निहित हो तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य मेले से लाखों मरीजों को लाभ मिल रहा है और उम्मीद है कि कोरोना खत्म होने के बाद और ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। सीएम योगी को आज सोने का पांचजन्य शंख सौंपा गया। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य की ओर से उन्हें ये भेंट दी गई। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ कहा कि जब उन्हें 2017 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई तब भी कुछ लोगों ने संदेह जताया था कि क्या भगवाधारी इतने बड़े प्रदेश को चला पाएगा, लेकिन आज यूपी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और पीएम मोदी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखेंगे। जो प्रदेश के हित में होगा वही कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब मुख्यमंत्री बनाया यूपी का, तो इन्होंने मेरी नियुक्ति पे भी प्रश्न तब खड़े किए थे कि क्या एक भगवाधारी क्या इतने बड़े प्रदेश को चला पाएगा। तब भी इन्होंने मेरी क्षमता पे प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था। और आज जब प्रदेश सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, अब इनको उसमें परहेज उस पे आपत्ति क्यों है। देखिए, जो प्रदेश के हित में होगा, 24 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए आवश्यक होगा, उस प्रकार के कदम हमारी सरकार उठाएगी
और हम लोग उस प्रकार के कदम उठाने में कोई परहेज नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने आज से देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि सहयोग अभियान की शुरुआत की। सबसे पहले वीएचपी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर इस महाअभियान के लिए आशीर्वाद लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,01,00,000 रुपए का चंदा देकर इस अभियान का शुभारंभ किया। आपको हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंदिर के लिए सहयोग राशि दी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने 1 लाख का दान दिया। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने भी 1 लाख की सहयोग राशि दी। रायबरेली के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने 1,11,11,111 रुपए का चंदा दिया। और रायबरेली के तेज गांव में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को 1,11,11,111 रुपए का दान दिया। इस दौरान चंपत राय ने कहा कि सुरेंद्र सिंह के परिवार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी का निर्माण कराया था। राम मंदिर को लेकर चंपत राय ने कहा कि 1 सप्ताह में नींव की ड्राइंग और 39 महीनों में मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। 1,11,11,111 रुपए का ड्राफ्ट भगवान के इस मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया है, स्वेच्छा से समर्पित किया है। लखनऊ में संघ की समर्पण निधि लेने वाली टोली पूर्व सीएम कल्याण सिंह के घर पहुंची, जिसमें वरिष्ठ संघ पदाधिकारी दत्तात्रेय होसपोले मौजूद रहे। उन्होंने कल्याण सिंह को मंदिर का प्रारूप सौंपा। कल्याण सिंह ने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। दत्तात्रेय होसपोले ने जवाब में कहा कि आपके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर कल्याण सिंह ने 1 लाख रुपए का चेक भी चंदे के तौर पर मंदिर निर्माण के लिए दिया। और खबर अब किसानों की। किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही। किसानों का साफ कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होती तब तक घर वापसी नहीं होगी। 19 जनवरी को 10वें दौर की फिर बैठक होगी। कृषि सुधार कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक में एक बार फिर कोई हल नहीं निकला। अब 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे अगले दौर की बैठक होगी। आज करीब 4 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सरकार कई चीजों को लेकर कमेटी बनाने की बात कहती रही, लेकिन किसान नेता इसके लिए राजी नहीं हुए। मुझे तो कुछ नहीं निकला जी। एक लाइन में बोले तो बेसिक मीटिंग रही, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बेटर था। उन्होंने एक सजेशन दिया है, छोटी कमेटी बनाओ। एक दूसरा एमएसपी पर अगर हम गारंटी दे देते हैं कि आप वापस ले लोगे। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। किसानों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और किसानों के मुद्दे पर आज कांग्रेस देश भर में कांग्रेस अधिकार दिवस मना रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचकर पंजाब के किसानों का समर्थन किया। इस दौरान राहुल और प्रियंका किसानों के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने किसानों की मांग नहीं माने जाने पर केंद्र सरकार को घेरा, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल भी पूछे। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो जो हमने दी थी, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला, रोजगार दिलवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमिक हालत क्या है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और भी है दमदार खबरें यूपी की, बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं कुछ ही पलों में।
विधायक सोमनाथ भारती को यूपी के अस्पतालों को लेकर दिए विवादित बयान पर सुल्तानपुर में सशर्त जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरे केस में रायबरेली में हुई सुनवाई में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद विधायक अब सुल्तानपुर जेल में रहेंगे। विधायक सोमनाथ भारती ने सीएम योगी को अपशब्द कहे थे। और कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।